हेलो एवरीवन। स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है उसका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। और हम मैथ का जो पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। 4 से 5 हमारी वीडियो रहेंगी इसके ऊपर। तो इन 4 से 5 वीडियोज़ में हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। ठीक है, तो आज क्लास 1 है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला इसे 20 दिनों में कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधे दिन कार्य करता है तो ए तथा बी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, चलिए करते हैं। दिया क्या गया है, ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर करते हैं 12 दिन में। ठीक है, और ए अकेला उसी कार्य को कर देता है कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना ले सकते हैं यहाँ पर, 60। तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे 60 को 12 से, कितना आ गया 5। और जब 20 को 60 से करेंगे तो आ गया 3। तो हम बोलेंगे ए की जो एफिशिएंसी है यानी कि कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है, 3 है। और बी की कितनी होगी, ए प्लस बी की है 5, ए की है 3, तो बी की आ गई 2। आगे क्वेश्चन में बोला है, यदि बी प्रतिदिन आधे दिन कार्य करता है। अब बी की एफिशिएंसी है 2, यानी कि एक दिन में वो कार्य कितना कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। अब वो आधे दिन करेगा तो कितना करेगा, 1 करेगा। यानी कि यहाँ से इसकी एफिशिएंसी हम कितने ले लेते हैं, 1। तो 3 है ए की और 1 है बी की, टोटल कितनी हो गई, 4। टोटल कार्य कितना है, 60। तो 60 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, कितना आ गया, 15। तो हम बोलेंगे ए और बी दोनों साथ मिलकर जब कार्य को पूरा करेंगे तो वो करेंगे 15 दिन में, जिसमें जो बी है वो कितने टाइम काम करता है, आधे दिन काम करता है हर दिन। ठीक है, तो दोनों मिलकर 15 दिन में उस कार्य को कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। इसमें बोला गया है, यदि 2 नल एक साथ कार्य करते हुए एक जलाशय को 12 घंटे में भरते हैं। एक नल जलाशय को दूसरे नल की तुलना में 10 घंटे तेजी से भरता है। दूसरा नल जलाशय को भरने में कितने घंटे लेगा। मान लेते हैं एक है नल ए और दूसरा है बी। सपोज कर लेते हैं, अगर ए किसी जलाशय को x घंटे में भरता है तो दूसरा क्या करता है, 12 घंटे ज़्यादा लेता है, सॉरी 10 घंटे ज़्यादा लेता है। तो हम बोलेंगे तो दूसरा भरेगा वो 10 घंटे ज़्यादा लेगा पहले वाले से। लेकिन जब दोनों एक साथ भरते हैं तो कितने देर में भर देते हैं, 12 घंटे में। ठीक है भाई, अब देखो, अगर हम इन दोनों का यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, x प्लस 10 इंटू एक्स। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की आ जाएगी x प्लस 10 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। टोटल जो हमारे पास है वो क्या है, x इंटू एक्स प्लस 10, ये हमने लिया। इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, दोनों की एफिशिएंसी से। ए की एफिशिएंसी कितनी है, x प्लस 10, बी की कितनी है, x, जोड़ दो, कितना बनेगा, 2x प्लस 10। और ये किसके इक्वल दिया गया है, ये दिया गया है 12 के इक्वल। तो हमने इसको 12 के इक्वल रख दिया। क्या ऐसी इक्वेशन बन गई, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऊपर बनेगा एक्स स्क्र प्लस 10x और ये इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा 12 के साथ, तो इधर कितना बनेगा, 24x प्लस 120। ठीक है, इस साइड लेके आएंगे, एक्स स्क्र माइनस का 14x और माइनस का 120 इक्वल हो गया 0 के। इस इक्वेशन को हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या बनेगा, एक्स स्क्र माइनस का 20x प्लस 6x माइनस का 120 इक्वल है 0 के, लिख सकते हैं। यहाँ से बनेगा x माइनस बी और दूसरा बनेगा x प्लस 6। ये दो फैक्टर बन गए हैं। तो एक तो वैल्यू आ गई x की 20 और दूसरी आ गई -6। -6 ले नहीं सकते तो कौन सी लेंगे, 20। और 20 हमने क्या माना, यानी x की वैल्यू आई है 20, x हमने माना है a के दिन, कितने दिन में, कितने घंटे में, सॉरी घंटे की बात हो रही है, कितने घंटे में भरेगा, 20 घंटे में। तो b कितने घंटे में भरेगा, तो 20 प्लस 10, तो b भरेगा 30 घंटे में। तो दूसरे वाले का पूछा गया है तो दूसरा वाला भरेगा 30 घंटे में। ऑप्शन बी क्या रहेगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 40 पारियों का बल्लेबाजी औसत रन 50 रन है
उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 150 अधिक है। यदि इन दो पारियों के स्कोर को हटा दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 है। खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर क्या होगा? ओके, कैसे करोगे? सबसे पहले उसने खेला कितना? उसने 40 पारियां खेली और औसत रन कितने बनाए? 50। तो टोटल रन कितने बनाएगा? मल्टीप्लाई 50 से कर दें तो 40 पारियों में वो टोटल जो रन बनाएगा वो बनाएगा 2000। ठीक है भाई। अब बोला है उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर का जो डिफरेंस है ना वो 150 दे रखा है। तो हम उच्चतम स्कोर को मान लेते हैं x और न्यूनतम स्कोर को मान लेते हैं y। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दे रखा है कितना? 150, 150। उसके बाद बोला अगर जो उच्चतम स्कोर है और न्यूनतम स्कोर है उन दोनों को छोड़ दें तो कितनी पारियां बची? 38। और उन 38 पारियों का जो औसत है वो 48 है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें। 38 को 48 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, इसको 50 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो 38 को 50 से करेंगे तो 38 का हाफ कितना? 19, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1900 बन गया। माइनस 38 गुना 2 76, माइनस कर देंगे 4, 9 से 7 गया 2, 8 और 1, 1824। तो 38 पारियों में उसने कितने बनाए? 1824। और 40 पारियों में कितने बनाए? 2000। तो 2000 से 1824 माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा? जो हमारा उच्चतम स्कोर था और न्यूनतम स्कोर दोनों का सम आ जाएगा। तो हम बोलेंगे 2000 से माइनस कर रहे हैं कितना? 1824। तो यहाँ पर कितना बनेगा? 6, 9 से 7 गया, 9 से 2 गया 7, और 9 से 8 गया 1, 176। तो 176 क्या है? x प्लस वाई की वैल्यू। x क्या है? उच्चतम स्कोर, और y क्या है? न्यूनतम स्कोर। इन दोनों का जो सम है वो है 176। और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है x माइनस वाई, ये दिया गया है 150। तो यहाँ से y से y कैंसिल, 2x बन गया। 2x किसकी इक्वल आ गया? 6, 7 और 5 12, 2 और 1 3। और x की वैल्यू यहाँ से आ गई है 163। x की वैल्यू कितनी आ गई? 163। x हमने क्या माना था? उच्चतम स्कोर, और पूछा क्या गया है? उच्चतम स्कोर। तो हम बोलेंगे ऑप्शन बी क्या रहेगा इसका आंसर, ये वाला। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की गई तथा प्रत्येक 10% के 2 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं। अंततः वस्तु का मूल्य क्या होगा? ओके, मान लेते हैं, सपोज करते हैं एक वस्तु थी जिसका क्रय मूल्य कितना है? 100। अब उसको क्या किया गया? उसके ऊपर 30% अधिक वृद्धि की गई है। तो अब उसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 130 होगा। 100 के ऊपर 30% बढ़ा दिया यानी कि 130 हो गया। 130 होने के बाद उसके ऊपर 2 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं, कितने कितने के? 10-10% के। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर बट्टे लगा देते हैं। तो 10% का दिया पहले तो 90/100 हो गया। दूसरी बार भी 10% का दिया तो 90/100 हो गया। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो ये वाली कैंसिल। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 गुना 9, 13 निमा 117, और गुना 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 7 63, 6, 9 और 6 15, 1 9 और 1 10, 1053। और डिवाइड बाई 10 था तो डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो दशमलव लगा देंगे, 105.3। ये इसकी वैल्यू आ गई। तो क्रय मूल्य हमने कितना माना था? 100, और अब वो बेच कितने में रहा है? 105.3 में। तो कितने का फायदा हो रहा है? तो उसको फायदा हो रहा है 5.3 का, और परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। तो हम बोलेंगे उसको 5.3% का फायदा हुआ है, यानी कि उसका मूल्य बढ़ा है। ऑप्शन सी क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन सी इसका क्या है? आंसर है। ठीक है भाई। पहले आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, फिर आप लोगों को सॉल्यूशन देखना है कितने आप लोग कर पाते हो, और अपना जो स्कोर है वो भी बताना है आपको। ठीक है। अगला देखो, हेमंत 10 साड़ियों को 460 के कुल लाभ पर तथा 12 साड़ियों को 144 के कुल लाभ पर बेचता है। शेष 20 साड़ियों को प्रति साड़ी कितने लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे प्रति साड़ी 18 रुपए का औसत लाभ प्राप्त हो? जब वो 10 साड़ियां बेचता है तो उसको लाभ कितना हो रहा है? 460 का। जब वो उसने 12 साड़ियां और बेची तो उसको लाभ हुआ 144 का। अब बोल रहा है कि जो बची हुई 20 साड़ियां हैं उनको भी वो बेचना चाहता है, तो कितने में बेचे
कितने रुपए लाभ के ऊपर बेचे कि उसे टोटल जो साड़ियाँ हैं उसके ऊपर 18 का लाभ हो, औसत लाभ 18 हो। तो भाई औसत लाभ पहले निकाल लेते हैं, औसत से टोटल उसको लाभ कितना होगा। पहले तो साड़ियाँ देखो कितनी है, 10 साड़ियाँ यहाँ पर है, 12 यहाँ पर, 22 हो गई, और 20 साड़ियाँ यहाँ पर। टोटल उसके पास साड़ियाँ कितनी है, 42। ओके, 460 तो 10 के ऊपर लाभ हुआ था, 144 को 12 के ऊपर लाभ हुआ था, बची हुई का हम अलग से निकाल लेंगे। तो यहाँ से 42 गुना 18 कर दें तो इसको टोटल लाभ निकल आएगा। 18 गुना 2 36, 3 कैरी, 18 चौक 72 और 3 75। टोटल उसको लाभ हुआ है 756 का। और 10 और 12 साड़ियों पर कितना कितना हुआ है, 460 का अलग से हुआ है, 144 का अलग से हुआ है। तो यहाँ से 4, 6 और 4 10, 4 5 और 1 6। अभी तक उसको 604 का लाभ हो चुका है। तो ये 604 इसमें से माइनस कर दें, कितना बना, 152। तो जो ये 152 होगा ये किन साड़ियों के लिए होगा, जो बची हुई 20 साड़ियाँ हैं उनके लिए। तो इन्हीं का औसत निकालना है। तो 152 डिवाइड बाई 20, 0 हटा दें, दशमलव लगा दें, 2 से काट दो, 2 7 14, 2 6 12, 7.6। यानी कि जो 20 साड़ियाँ हैं उसको कितने लाभ पर बेचना चाहिए, उसको 7.6 के औसत लाभ पर बेचना होगा। ऑप्शन बी क्या रहेगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो। एक रेल एक कार से 50% अधिक तेज चल सकती है। दोनों समान समय में बिंदु ए से बिंदु बी पर, जो 75 किलोमीटर की दूरी पर है, ए से दूर है, समान समय पर पहुंचते हैं। इस दौरान रेल स्टेशन पर रुकते हुए 12.5 मिनट खो देती है, तो कार की चाल क्या होगी। निकालते हैं भाई। एक है हमारे पास रेल और दूसरी है कार। मान लो अगर कार की स्पीड 100 है तो रेल की कितनी होनी चाहिए, 50% अधिक। तो हम बोलेंगे जो ट्रेन की चाल होगी, रेल की चाल होगी, वो कितनी होगी, 150। यहाँ से हम इनका रेशियो निकाल दें, ये 2 से और ये 3 पे, तो इनका जो रेशियो आया है वो आ गया 3.3:2। ये क्या है, स्पीड, ये स्पीड का रेशियो है, चाल का रेशियो है। ठीक है भाई। अब 2 पॉइंट है कोई, ये ए है और ये बी है। अब बोला गया है कि ए से स्टार्ट करते हैं चलना, कार भी चलती है और साथ में ट्रेन चलती है, और दोनों बी पर समान समय पर पहुंचते हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 75 किलोमीटर है। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ है, जो ट्रेन चल रही थी उसने जब स्टेशन पे रुकी तो कितनी देर रुकती है वो, 12.5 मिनट। इसलिए वो दोनों समान समय पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उनकी स्पीड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भाई, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला है दूरी अपॉन समय। ठीक है भाई। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है कार की। चलिए यहां से कैसे निकालेंगे, दूरी हमारे पास कितनी है, 75 है। तो अगर 75 जो दूरी है, अगर उसको पहले कार चलेगी तो कार की स्पीड कितनी थी हमारे पास, कार की है 2, इसको x में और मान लेते हैं, x मान लेते हैं साथ में, तो ये 2x तो टाइम आएगा। लेकिन जब उसी दूरी को जब ट्रेन क्रॉस करेगी, यानी कि स्पीड से क्रॉस करेगी, तो उन दोनों के बीच का जो गैप है, टाइम है, वो हमारे पास दे रखा है कितना, 12.5 का। तो हमने उनको 12.5 के इक्वल रख दिया है। यहाँ से क्या आया है, ये जो होगा ये वाला, ये है कार का समय, कार ने कितना समय लिया होगा, और ये है ट्रेन का समय। उन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो इक्वल रख दिया किसके, 12.5 के। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या किया है। ओके, अब ये मिनट में है, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 60 से हमने डिवाइड कर दिया, अब ये घंटे में कन्वर्ट हो गया है। ओके, ठीक है भाई। यहाँ से हम एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना ले लेंगे, 6x ले लें, तो ये कितने पे चला गया, 3 के ऊपर, और 75 हम बाहर ले लेते हैं पूरा। 75 हमने बाहर ले लिया, अंदर ले लिया 6x एलसीएम, तो यहाँ से बना 3 और यहाँ से बना 2, इक्वल है किसके, 12.5 डिवाइड बाई 60 के। 6 से काट दें इसको, कितने पे चला गया, 10 पे चला गया। और अगर पॉइंट को हटाना चाहें ऊपर से, तो पॉइंट को हटा के यहाँ पर एक 0 और लगा देते हैं। 25 से काट दो, ये गया 5 पे और ये चला गया 4 पे। तो अभी तक हमारे पास क्या है,
हमारे पास है 75 1/x इक्वल है किसके 5/4। 5 से काट दो, कितने पे चला गया 15 पे। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 60 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 60 आ गई। ठीक है, स्पीड निकालनी है किसकी कार की। कार की स्पीड हमने क्या मानी है, कार की स्पीड हमने मानी है 2x। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 60, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गई 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी स्पीड आई है कार की, और कार की पूछी गई थी, यानी कि ऑप्शन सी क्या रहेगा आंसर। अगर रेल की पूछ लेता तो हम क्या कर देते 3 गुना 60 कितनी आ गई 180 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इस इक्वेशन को आप लोगों को समझना है। इक्वेशन कैसे बनी है, जो टोटल दूरी है उसको एक बार तो हमने जो कार की स्पीड है उससे डिवाइड किया, तो जो टाइम आया, और उसी दूरी को जब हम जो ट्रेन है उसकी स्पीड से डिवाइड करेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा टाइम के इक्वल जो दिया गया है वो। ठीक है, तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अगला, राजन की 8 वर्ष पहले शादी हुई, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है। राजन की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी, तो राजन की बहन की वर्तमान आयु क्या है। चलिए भाई, राजन है, हम मान लेते हैं कि राजन की जो प्रेजेंट एज है वर्तमान आयु है वो है x। ठीक है भाई, तो उसकी जो शादी हुई तब उसकी एज क्या रही होगी x-8 हुई होगी, क्योंकि जो शादी है वो 8 साल पहले हुई थी। अब यहाँ पर एक चीज उसने बोली है कि उसकी जो वर्तमान आयु है ना यानी कि x, वो क्या है उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो x है वो इक्वल है x-8 के, कब, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6/5 से। ठीक है, अब 5 इधर लेके आएंगे, 5x इक्वल हो गया 6x-48। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 48। x की वैल्यू कितनी आ गई 48, और x क्या माना था हमने उसकी प्रेजेंट एज मानी थी, वर्तमान आयु मानी थी। ठीक है भाई, उसके बाद उसने बोला है राजन की बहन उससे क्या है 10 साल छोटी है, और उसकी राजन की बहन की वर्तमान आयु पूछी है, तो हम इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 38। हम बोलेंगे उसकी बहन की जो आयु है वो है 38 वर्ष। ऑप्शन सी है राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो, 15,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 96 रुपए है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो इसके लिए हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है, जब भी हमारे पास 2 साल का अंतर दे रखा हो और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ब्याज की दर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो इक्वल कर देते हैं किसके, P इंटू आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 100 स्क्वेयर। P क्या है प्रिंसिपल है, R क्या है रेट है, डिवाइड बाई 100 स्क्वेयर। तो इसमें रख दे, डिफरेंस कितना दे रखा है 96, तो हमने 96 रखा, इक्वल P यानी कि प्रिंसिपल कितना है 15,000, ये हमने रखा 15,000, आर स्क्वेयर यानी कि आर तो निकालना है, आर स्क्वेयर को ऐसे ही रहने दो, और 100 को हम लिख सकते हैं 100 गुना 100, क्योंकि स्क्वेयर किया है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये वाला कैंसिल, 5 से 3 पे चला गया, 5 से 2 पे चला गया, 3 से काट दें इसको, ये चला गया 32 पे, और इधर जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 64 बन गया। आर स्क्वेयर किसके बराबर आ गया 64 के, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, आर क्या था रेट, रेट ये हमें निकालना था, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या है आंसर है। ठीक है, अगला देखो, प्रथम 5 3 के विषम गुणज का औसत क्या है। 3 का मल्टीपल होना चाहिए और विषम होना चाहिए, प्रथम 5 निकालने हैं, तो सबसे पहले कौन सा ले लें 3 ले लें, उसके बाद 3 का मल्टीपल 6 है, 6 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो सम है, हमें विषम लेना है, ओड लेना है, तो हम क्या लेंगे फिर 9, 12 नहीं लेंगे, 15 लेंगे, 18 नहीं लेंगे, 21 लेंगे, 24 नहीं लेंगे, 27 लेंगे। 5 लेने थे, 5 हमने ले लिए। अब इनका सम कर देते हैं, 3 और 9 12, 12 और 15 27, 27 और 27 54, 54 और 21 कितना हो गया भाई 5 और 75 बन गया। टोटल इनका सम कितना बना 75 बना। ठीक है, हमें इनका औसत निकालना था, टोटल कितनी संख्या ही थी 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 15। इनका जो टोटल सम आया है, सॉरी औसत आया है, एवरेज आया है, वो कितना आया है 15 आया है। ऑप्शन सी क्या है इसका आंसर है। ठीक है,
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि समानांतर श्रेणी का चौथा पद 16 है तथा 12वां पद 80 है तो पहला पद ज्ञात करें। तो हम डायरेक्ट यानी कि किस में दे रखे हैं, एपी में दे रखा है। ए प्लस 3D किसके बराबर दे रखा है, 16 के। ए प्लस 11D किसके बराबर दे रखा है, 80 के। तो यहां से हम माइनस 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 ऐसे कर सकते हैं, ए से ए कैंसिल, यहाँ से कितना बनेगा माइनस का 8D, और यहाँ से कितना बनेगा भाई 4, 7 से गया 6, माइनस का 64। तो डी हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। डी यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है। ए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म, पहला पद। हमें पहला पद निकालना है, तो जो डी की वैल्यू है या तो इस वाले में रख दो या इस वाले में। अगर हम पहले वाले में रखते हैं डी की वैल्यू तो किसके बराबर होगा, ए प्लस 8 या 24 बराबर है 16 के। ए बराबर हो जाएगा 16 माइनस 24 यानी कि माइनस का 8। तो जो पहला टर्म होगा, फर्स्ट टर्म होगी, वो क्या होगी, माइनस का 8। ये हमारा आंसर है, यही पूछा गया था। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। एक राशि को P, Q तथा R के बीच 2:7:9 के अनुपात में बांटा जाता है। P तथा Q का कुल हिस्सा R के हिस्से के बराबर है। P तथा Q के हिस्से का अंतर क्या है। ओके, इनमें रेशियो दे रखा है, P रेशियो Q रेशियो R 2:7:9, लेकिन हमें इनका अंतर निकालना है। क्या सिर्फ रेशियो के आधार पर हम अंतर निकाल पाएंगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। कहीं ना कहीं इसको किसी एक चीज की वैल्यू देनी थी, तब तो हम चीजें निकाल पाते, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज की वैल्यू इसने नहीं दी है, सिर्फ रेशियो में दिया है, तो हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी, जानकारी अधूरी है। ठीक है, इसमें क्या होना था, किसी न किसी टर्म का वैल्यू यहाँ पर देना था, तब तो हम सारी चीजें निकाल पाते। अब किसी भी चीज का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो सिर्फ रेशियो के आधार पर हम वैल्यू नहीं बता पाएंगे। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी, जानकारी अधूरी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़ों को 40% लाभ पर, शेष के आधे को 40% की हानि पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। हम मान लेते हैं कि एक कपड़ा व्यापारी है, उसके पास कितने कपड़े हैं, 100 कपड़े हैं, और हर कपड़े का जो मूल्य है वो भी कितना है, 100। तो यानी कि 100 कपड़े हैं और 100 रुपए में उसने खरीदा। ठीक है भाई, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने उसके आधे यानी कि 50 को क्या किया, 50 को 40% के लाभ पर बेच दिया। तो 50 का 40% हम निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा, देखो ये आ गया 70। तो अब उसने 50 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया है, 70 में बेच दिया है। बचे हुए कितने हैं उसके पास, 50 बचे हुए हैं। जो 50 बचे हुए हैं उसके आधे को उसने 40% की हानि पर, यानी कि 50 के भी आधे को, जो 25 है उसको 40% की हानि पर, यानी कि 60/100 में बेच दिया। ये 4 पे और ये 15 पे, उसने 15 पे बेच दिया। और जो बचे हुए 25 हैं उनको क्रय मूल्य के ऊपर ही बेचा है, तो 25 का 25 में बेच दिया। तो टोटल उसने कितने में खरीदे थे, 100 रुपए में। अब उसने बेच दिए कितने में, ये 50 70 रुपए में, ये 25 15 रुपए में, और ये 25 25 रुपए में। तो टोटल कर लेते हैं, 70 और 25 कितना, 95, 95 और 15 110। 100 रुपए में चीज, 100 रुपए की चीज थी, अब 110 में उसने बेच दी, तो उसको लाभ कितना हुआ, 10 का। 10 और 100 से जब 100 कट जाएगा तो हम बोलेंगे 10% का उसको लाभ हुआ है टोटल के ऊपर। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, 10% का लाभ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखो, 4 संख्याएं जिसका औसत 60 है। पहली संख्या अंतिम 3 के योग का 1/4 है, प्रथम संख्या क्या होगी। कोई भी 4 संख्या हम मान लेते हैं 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी, और इनका जो सम है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, उनका औसत दे रखा है 60। तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 गुना 4 240। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 240। उसके बाद क्या बोला, पहली संख्या अंतिम संख्या के योग का 1/4 है। जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या हमने क्या मानी है, ए, वो क्या है, जो बची हुई 3 संख्याएं हैं बी प्लस सी प्लस डी, उनके योग का 1/4 यानी कि बटे 4। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं,
4 को अगर इधर लेके आते हैं 4a इक्वल है b प्लस सी प्लस डी के। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये हम इसमें रख देते हैं। ऊपर वाले में क्या था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 240 के इक्वल था, तो a तो हमारे पास है ही, और b प्लस सी प्लस डी की जगह हम क्या रख देते हैं, 4a रख देते हैं, 4a रख देते हैं। तो हमने 4a रख दिया और किसके बराबर आ गया, 240 के। ये बन गया 5a किसके बराबर, 240 के। तो a किसके बराबर, काट दो, कितने पे, 48 पे चला जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 48। हमसे प्रथम संख्या पूछी थी, तो पहली संख्या कितनी है, 48 है। ऑप्शन सी क्या रहेगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि एक धावक आधी दूरी को दुगने समय में तय करता है तो धावक के चाल का तथा साइकिल के चाल का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं एक साइकिल चालक है, वो कितनी स्पीड से चलाता है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये मान लेते हैं कि उसने डिस्टेंस चली कितनी, 100 किलोमीटर वो चलता है, और कितनी स्पीड से चलता है, 100 की ही स्पीड से चलता है। स्पीड भी हमने कितनी मान ली, 100 की, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। अब क्या बोला है, एक धावक है, अब एक दौड़ने वाला है, वो क्या करता है, उसकी आधी, जितना साइकिल वाला चला था ना उससे आधा, तो ये कितना चलेगा भाई, 50 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि साइकिल वाला चला था 100, ये वाला चलेगा 50। डिस्टेंस तो उसने आधी कर ली, और जो टाइम था वो डबल कर दिया। आधी दूरी को दुगने समय में करता है, देखो बोला गया है ना, आधी दूरी को दुगने समय में। तो उसने समय कितना लिया था, 1 घंटा, तो ये वाला कितना लेगा, 2 घंटे लेगा। तो ऊपर वाला है, उसकी स्पीड हमारे पास कितनी थी, 100, और इसकी स्पीड कितनी आएगी, देखो इसने 100 किलोमीटर कितनी देर में किया है, 1 घंटे में कंप्लीट किया है, तो हम बोलेंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी। अब उसने क्या किया है, जो धावक है उसने 50 किलोमीटर चला है, और कितने टाइम में, 2 घंटे में, तो हम बोलेंगे इसकी जो स्पीड है ना वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं है। इन दोनों का रेशियो पूछा है स्पीड का, किसका किससे, धावक का साइकिल से। तो धावक की स्पीड कितनी है, 25, और जो साइकिल चालक है उसकी स्पीड कितनी है, 100। तो काट दो, कितने में चला गया, 4 पे। हम बोलेंगे इनका जो रेशियो होगा ना 1:4 होगा। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला देखो, 2 पुरुष तथा 3 महिला एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष तथा 2 महिला उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष तथा 1 महिला उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में रखेंगे, कौन सा, M1D1H1 इक्वल होता है किसके, M2D2H2, ठीक है, अपॉन W1 अपॉन W2। ठीक है, वर्क सेम रखते हैं। चलिए, पहले उसने बोला है 2 पुरुष यानी कि 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर किसी काम को करते हैं 10 दिन में, और सेम काम को कौन, 3 पुरुष और 2 महिला कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। तो हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। यहाँ से हम काट देते हैं, ये चला गया 5 पे, ये चला गया 4 पे, 2 से काट दिया। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10, और यहाँ से 15 वुमेन किसके बराबर आ गई, 4 तिये 12 मैन प्लस 8 वुमेन। मैन एक साइड ले लेते हैं और वुमेन एक साइड ले लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 2 मैन इक्वल है 7 वुमेन के। 2 आदमी कितने के बराबर काम करते हैं, 7 महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं। पूछा क्या गया है, 2 पुरुष तथा 1 महिला कितने दिन में कार्य को कर पाएंगे। तो 2 पुरुष की जगह हम महिला रख लें, तो यानी कि 7 महिला तो ये और 1 महिला ये, टोटल 8 महिलाएं कितने दिन में कार्य को कर पाएंगी। तो या तो इस वाले में रख लो या इस वाले में, एक ही बात है। तो अगर हम इसको लेते हैं तो 2 आदमी और 3 महिलाएं कितने दिन में करते थे, 10 दिन में। तो यहाँ पर 2 आदमी की जगह हम 7 वुमेन रख सकते हैं, क्योंकि 2 आदमी है किसके बराबर है, 7 वुमेन के, और यहाँ से कितना है, 3 वुमेन। तो हमने बोला 10 वुमेन कितने दिन में करती हैं, 10 दिन में। तो टोटल कार्य कितना हो गया, 100 हो गया। तो 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, डिवाइड बाई 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 सही 1/2 दिन। तो जो 8 महिलाएं हैं वो उस कार्य को कितने दिन में करेंगी, 12 सही 1/2 दिन में। ऑप्शन बी क्या रहेगा आंसर। ठीक है भाई। चलिए अगला देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
क्या है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर के रेखाखंड में से किसी 3 रेखाखंड को लेकर ज्यादा से ज्यादा कितने त्रिभुजों को बनाया जा सकता है। एक बेसिक प्रॉपर्टी यहां पर यूज की गई है ट्रायंगल की। अगर एक ट्रायंगल है, सपोज करो, तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी अगर हम 2 भुजा लेते हैं, उनका सम तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा आना चाहिए। तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये तीनों वैल्यू लेते हैं, 2, 3 और 5, हमने सबसे पहले लिया ये, मान लेते हैं ये वाली 2 है, ये वाली 3 है, ये वाली 5 है। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा ट्रायंगल बन सकता है? मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी 2 भुजाएं अगर हम लेते हैं तो वो तीसरी भुजा से ज्यादा होनी चाहिए, उन दोनों का सम। लेकिन यहाँ पर जब 3 और 2 का सम करते हैं तो 5 बन रहा है, और यहाँ पर भी 5 है। क्या 5 और 5 इक्वल हुआ? लेकिन ये वाला जो सम है वो ज्यादा होना चाहिए था 5 से। तो हम बोलेंगे 2, 3 और 5 ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल का निर्माण नहीं कर सकती। ठीक है, एक ट्रायंगल का निर्माण नहीं कर सकती। ओके, ये वाला तो नहीं लिया। अब हम लेते हैं 3, 5 और 6। अब हमने लिया 3, 5 और 6। क्या 3, 5 और 6 मिलकर कर पाएंगे? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। अब कोई भी 2 वैल्यू अगर हम लेते हैं तो वो तीसरी से ज़्यादा बन पा रही है, यानी कि ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल का निर्माण कर पा रहे हैं। ओके, एक हम लेते हैं 2, 5 और 6। जब हम 2, 5 और 6 लेते हैं तो क्या बन पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि कोई भी 2 लेते हैं वो तीसरे से बड़ा बन रहा है, तो ये वाला भी ट्रायंगल का निर्माण कर लेगा। एक और बचा हुआ हमारा कौन सा? 6, 3 और 2। क्या 2, 3 और 6 मिलकर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 और 3 5 होते हैं और ये 6 से छोटा बन रहा है। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन पा रहे हैं? सिर्फ 2 ट्रायंगल बन पा रहे हैं। कौन कौन से? ये वाले। एक तो 3, 5 और 6 बन के, और दूसरा 2, 5 और 6 बन के। तो आंसर हमारा कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, ओके। ये एक क्वेश्चन है, ये मैं होमवर्क के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है भाई, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। बाकी इसके ऊपर 3 से 4 जो क्लासेस हैं वो रेगुलर बेस पे हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।